नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, डोनाल्ड ट्रंप 66 यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनसे बाहर हो गए हैं, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अमेरिका को क्यों भुगतना पड़ेगा? देखो, 80 साल की मेहनत और डॉलर रुपयों का नुकसान, उसके बाद में एक आदेश और 66 कुर्सी जिन पे आप चेयरमैन की पोजीशन में थे, एग्जिट कर गए। आज इसी बात को डिकोड करना चाह रहे हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या इस पे दूरगामी जो परिणाम आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो 66 है, इनमें से 31 तो ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जो यूनाइटेड नेशन ने बनाए थे, और बाकी के जो है ना, लगभग लगभग 35 यूनाइटेड वे ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन से नहीं है, लेकिन वो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। उनसे बाहर हो गए डोनाल्ड ट्रम्प। और किस पोस्ट पे थे वो थे एक चेयरमैन की पोस्ट पे, मतलब एक अपना प्रतिनिधित्व रखते थे। अब उनका कहना ये है कि मुझे आवश्यकता नहीं है इन ऑर्गेनाइजेशनों की। सबसे पहले ये समझ लो कि वो क्या करते थे, उसमें फंड देते थे, थोड़ा बहुत तो फंड जाएगा, लेकिन अब पहले जितना खर्चा नहीं बचा, क्योंकि जितनी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब ज़्यादातर जो प्रेस को मतलब वार्ताएं होती है ना, इनकी हो जाती है। अब इसमें समझ लो कि अमेरिका को क्या नुकसान हो सकता है, या ट्रंप को इसका अधिकार है भी या नहीं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, वो है UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज। अब इससे वो बाहर हो गए। ये क्या है? दरअसल पूरे दुनिया के अंदर किस तरह की पॉलिसी बनेगी ना, उस पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है ना, वो फ्रेमवर्क यहीं पर तैयार होता है। UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज। अब अगर जो देश है ना, जिन देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, या मतलब इन क्लाइमेट चेंजों से वो बाहर हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये मुद्दा आता है कि अगर वो बाहर हुए तो अब क्या? भाई, अब जैसे कि बड़े बड़े जो जानकार हैं, फाइनेंस को समझने वाले, वो बोल रहे हैं कि 2050 तक विश्व की महाशक्ति चाइना बन जाएगा। तो एक तो उनने खुद ही उसे न्योता दे दिया है चाइना को कि आ जाओ। क्यों ऐसा हुआ है? देखो, जितनी भी कुर्सियों पर से वो खाली होकर गए हैं ना, उन सभी की जो सीट है ना, वो केवल एक देश भर सकता है, वो है चीन। और इसमें सभी में ज्यादातर अधिकता की देखोगे ना, तो भारत भी है, ब्राजील भी है, और ब्रिक्स के देश हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिक्स के देश हैं वो चाहेंगे कि चाइना आए, और चाइना ने पेशकश भी कर दी है कि भाई मैं उसमें आ रहा हूँ। अब अगर चाइना उसमें आता है तो जाहिर सी बात है, फंड तो चाइना कर देगा, फंड की कोई इशू नहीं है चाइना के पास में। लेकिन उस कंडीशन में जो जितने भी देश हैं ना, क्योंकि ज़्यादा फंड कौन देगा? चाइना देगा। तो चाइना फंड देगा, तो जितने देश उस ग्रुप में हैं, क्या वो कभी भविष्य में, चाहे वो यूरोप के देश हों, चाहे वो इंडिया के देश हों, चाहे वो मिडिल ईस्ट के देश हों, क्या वो भविष्य में चाइना के विपक्ष में बोल पाएंगे? क्या यूनाइटेड नेशन में जैसे आप कभी भी चाइना को घेर लेते हो कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप समझो ऐसे, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, आपने 66 पंचायत थी जिनमें आप एक महत्वपूर्ण आदमी थे, आपने उन 66 की 66 पंचायतों में अपन को, अपने आप को एग्जिट कर लिया, और उन 66 ही पंचायतों में जो पोजीशन थी आपकी, वो टॉप लेवल की थी। आपने कहा कि यार, ये बायोलेट्रिकल जो बातें चीतें होती है ना, सबके साथ में मिलकर जुलकर बैठना, ये मुझे पसंद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना ऐसा है कि मुझे पसंद क्या है कि मैं राजा के जैसे अमेरिका में बैठूं, वहीं मोदी जी जाए, वहीं पुतिन जाए, वहीं सी जिनपिंग जाए, वहीं ब्राजील के लूला जाए, और वहीं दुनिया के तमाम देशों के लीडर जाएं, और वो गिड़गिड़ाएं, गिड़गिड़ाएं, और डोनाल्ड ट्रंप राजा के जैसे बैठ के आदेश दें, और राजा के जैसे सुने, और राजा के जैसे उन्हें लताड़ा लगाएं। तो वो ये उनका, अभी उन्होंने बोला कि मैं इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता। नियम क्या है? नियम ये है, ऐसा कोई देश करेगा नहीं। भारत भी अभी जो वहाँ के जो ट्रेड मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कहा कि मोदी जी ने फ़ोन पे बात नहीं करी, इसलिए ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया, और उन्होंने जो है, जो डील होनी थी वो हटा दी। भाई, बात ये नहीं है। देखो, जो डील होती है ना, वो अपने देश के अपने हितों पे होती है। आप चाहते हो कि जो 150 करोड़ देश का जो राजा है, मतलब 150 करोड़ लोगों का राजा, मतलब प्रधानमंत्री, वो आपके सामने गिड़गिड़ाए, सर सर प्लीज, सर प्लीज, सर करे, और तब आप डील करो, और वो डील, जिस डील में भारत के हित कम, आपके हित ज्यादा हो। भाई, ऐसा होता है ना कि जब भी कहीं बात हो और कोई ऐसी बात फंस जाए और आप फोन लगाओ, तो
और सामने वाला आपके फोन रिक्वेस्ट पर डिसीजन ले, तो इसका मतलब आपका पद छोटा है। जो देखो डिप्लोमेटिक जो रिश्ते होते हैं ना, वह जो राजनीतिक लोगों को समझते हैं, जो इंटरनेशनल राजनीति को समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर टैक्टिक्स का ये एक फार्मूला रहा है पहले से ही। जो इनकी प्रेशर टैक्टिक्स में आ जाता है उससे ये तोड़ लेते हैं। जैसे जापान आ गया था, जापान के प्रधानमंत्री ने प्रेशर टैक्टिक्स में आकर के डोनाल्ड ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए और डील कर ली, और बाद में जाके इस्तीफा दे दिया। कौन सी अकलबंदी करी? अगर तुम्हें इस्तीफा ही देना था तो पहले दे देना था। इस्तीफा भी दिया तो तब जब अमेरिका से डील कर ली। अब बात समझो, फिर से मैं उसी पे आऊंगा क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए क्षमा करें। डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि मैं सबके साथ में बैठ कर बात करना नहीं चाहता, मैं राजा हूँ, पूरी दुनिया को मैं चलाता हूँ, जिसे जरूरत है मेरे यहाँ आओ। ऐसा नहीं होता। इनकी कुर्सी को कौन भरेगा? इनकी कुर्सी को चाइना भर देगा, पैसे से भी भर देगा, और अपने हिसाब से जो क्लाइमेट चेंज का फ्रेमवर्क बनवाएगा और पूरी दुनिया के अंदर अपने हिसाब से ही डिसीजन कंप्लीट करा लेगा वो। उससे क्या होगा? अगर इन सभी देशों ने यहाँ पे इन जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें बैठ के अपने अपने हिसाब से फ्रेमवर्क बना लिए, तो क्या अमेरिका के प्रोडक्ट यहाँ बिक पाएंगे? पहली बात तो ये। ऐसा समझ लो, अगर ट्रंप किसी फ्रेमवर्क को नहीं मानता, मैं इसे मानता नहीं, सब फर्जी है, और भारत देश उसे मानता है, तो भारत के साथ में 120 देश और भी तो मानते हैं। अमेरिका बोलेगा भारत में प्रोडक्ट बेचना है, भारत बोलेगा भाई हम इस मानक को नहीं बेचना चाहते, हम नहीं बेच सकते। जैसे भी तांबे वाले स्थिति में हुआ, कॉपर जो था ना, कुछ खराब क्वालिटी का कॉपर में एक मानक लगा रखा था कि भाई हम इस खराब क्वालिटी का कॉपर को खरीदेंगे नहीं। अगर तुम वही कॉपर लेके आ रहे, बोले ले मेरे से ले ले, बोले यार हम ले ही नहीं सकते ना इसे, ये हमारी जो हमारा फ्रेमवर्क है ना, जो हमने एक क्राइटेरिया बना रखा उसको ये जस्टिफाई नहीं करता, तो हम इसे नहीं ले सकते। तो इससे जो दूरगामी प्रयास है ना डोनाल्ड ट्रंप के, वो बहुत नुकसान देने वाले हैं। पहला तो ये समझ लो। दूसरा, अब इसके ऊपर भी केस हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के। क्यों? देखो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जो अप्रैल में टैरिफ लगाए थे, उन टैरिफों का जो अभी तक केस चल रहा है, जिसकी आज सुनवाई होनी थी, ठीक है, हालांकि अभी कोई फैसला नहीं सुनाया था, पर अब इसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर जो एंट्री हुई ना, वो एंट्री हुई है बाकायदा सेनेट और कांग्रेस के माध्यम से। ये हमारी वाली कांग्रेस नहीं है, वहाँ का जो संसद है उसके माध्यम से। कांग्रेस सेनेट नहीं समझो आप, संसद समझो। तो जो संसद के लोग हैं उनके माध्यम से ये सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उनके अंदर इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखी, और 80 साल से अमेरिका बना हुआ है। एक एक डिसीजन से आप तत्काल बाहर हो जाओगे, तो आप क्या कह रहे हो कि भाई मैं अब किसी देश के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं है। आप उन सभी देशों में चीन अपना हस्तक्षेप करेगा, चीन अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाएगा, और चीन के आगे वे तमाम देश कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। जो आप बोलते हो कि चीन कुछ भी कर लेता है अपने हिसाब से, खराब प्रोडक्ट या जो भी, और चीन अगर पॉलिसी बनाएगा, चीन अगर उन ऑर्गेनाइजेशनों में पैसा देगा, तो आपको क्या लग रहा है कि वे देश चीन के विरोध में कुछ बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो इसका मतलब आपने चीन को काउंटर करने का जो रास्ता था वो खो दिया। रियल अर्थ मटेरियल को लेकर चीन पहले से ही अपने आप में मोनोपोली करे बैठा है। और तो और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चीन ने जो लैटिन अमेरिका है और जो तुम्हारा अफ्रीकन देश है जहाँ पे चांदी की माइनिंग होती है ना, उन माइनिंग को आने वाले 10 साल में जितनी माइनिंग होगी उनका पैसा पहले ही एडवांस दे दिया, और बोले ये पूरी चांदी इधर आनी चाहिए। जो जेपी मॉर्गन बैंक है अमेरिका का, जहाँ पे उथल पुथल मची है, मेरी कुछ बाध्यताएं हैं, मैं स्पष्ट नहीं बोल सकता, मैं ये नहीं बोल सकता कि वो बैंक कोलैप्स होने वाला है, ऐसा मैं बोल नहीं सकता, समझ लो बात को। तो वहाँ उथल पुथल मची है क्योंकि वो जो पेपर में चांदी का प्राइस है ना, जो 72 से 73 डॉलर पर औंस रखना चाहते हैं, और जो फिजिकल चांदी है उसका जो भाव है ना, चाहे आप किसी देश में देख लो, वो 110 से 112 डॉलर पर औंस है। तो मतलब ये बीच का जो गैप है ना, क्योंकि वो जो बैंक है वो उसे शॉर्ट करके बैठे हैं, और फिजिकल चांदी अवेलेबल नहीं है। भाई होता क्या है कि एमसीएक्स में जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, आपने मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया और आपको फिजिकल डिलीवरी बुलानी है, ऐसा समझ लो चांदी का रेट चल रहा 2,49,000, आपने 2,49,000 में 50% का 20% का मार्जिन दिया, बाकी आपने उसे रोल ओवर ना करते हुए आपने बाकी फुल पेमेंट जमा कर लिया, और उससे जहाँ का भी कॉन्ट्रैक्टर है उससे बोल दिया मेरे को फिजिकल डिलीवरी अवेलेबल कर दो, तो वो जहाँ का भी, अहमदाबाद का, मुंबई का, जहाँ का भी होगा आपको फिजिकल दे देगा वो। लेकिन फिजिकल है नहीं, फिजिकल डिलीवरी नहीं है, पेपर में केवल चांदी के वो चल रहे हैं। ये जो चांदी में वॉलिटिलिटी बन रही है वो कारण ये है कि फिजिकल चांदी अवेलेबल है नहीं, और पेपर में जेपी मॉर्गन जैसे जो बड़े बैंक है अमेरिका, वे उसे
डाउन करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि अब चांदी, मैं आऊंगा फिर से उसी पे आऊंगा, यूनाइटेड नेशन वाले मामले में आऊंगा। अब क्या है ना, जो देश पहले ज्वेलरी में रखते थे, इसको इंडस्ट्रियल मार्केट में रखते थे, अब वो उसका ना दायरा बढ़ गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मेक्सिको है ना, मेक्सिको में जो चांदी की माइनिंग है ना, उसको सैमसंग ने खरीद लिया है। आने वाले 10 साल में जितनी माइनिंग होगी वो पूरी की पूरी सैमसंग की है, 10 साल में। और चांदी डायरेक्ट नहीं निकाली जाती, चांदी का एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या है कि भाई जहाँ भी आप माइनिंग करते हो उसमें से कुछ आयरन निकलता है, कुछ जिंक निकलता है, कुछ एल्यूमिनियम निकलता है, मतलब ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट सामान निकलते हैं, तब उसमें से कुछ चांदी निकलती है। ऐसा नहीं है कि आपने खोदा तो कोयला, मतलब कोयला कोयला निकलेगा, ऐसा नहीं होता। उस मतलब जितने भी मिनरल निकलते हैं ना माइनिंग में, उनमें से कुछ हिस्सा चांदी का होता है। तो साइड सी बात है। इधर जो लेटिन अमेरिका के देश, जो साउथ अमेरिका के देश है, उन पर चीन ने घोंचे में ले लिया अपने, और 62% चांदी को चीन ऑलरेडी होल्ड करता है उसके बाद में। इधर जो मेक्सिको वाला बॉर्डर है, मेक्सिको में सैमसंग ने अपने घोंचे में ले लिया, क्योंकि सैमसंग ने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो मात्र 9 मिनट में चार्ज हो जाएगी, लगभग लगभग 995, हालांकि 600 से 995 का टारगेट दिया जा रहा है कि इतने किलोमीटर चलेगी वो। 9 मिनट में एक गाड़ी चार्ज हुई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और वो 900 किलोमीटर चलेगी। समझने का मतलब समझ रहे हो तुम कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी है। हम जो मोबाइल टैबलेट वगैरह यूज कर रहे हैं, इन सब में चांदी लग रही है, और सोलर पैनल में चांदी लग रही है, सेमीकंडक्टर में चांदी लग रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड में चांदी लग रही है, और जो हमारे खैर जो ज्वेलरी है वो तो है ही। तो चांदी की फिजिकल और पेपर में दोनों में काफी डिफरेंस है, इसलिए चांदी के अंदर वोल्टिलिटी बनी है। मैं फिर से उसी पे आऊंगा। तो चांदी को पहले से चीन कंट्रोल करके रखा है, रियल अर्थ मटेरियल को चीन कंट्रोल करके रखा है। पूरी दुनिया की 35% मैन्युफैक्चरिंग को चीन कंट्रोल करता है। पूरी दुनिया में जितने जहाज बनाए जाते हैं उनमें से 60% चीन कंट्रोल करता है। तो पूरी दुनिया में जब अधिकतर दबदबा चीन का है, हम जो जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं ना, उनमें भी जो हम एपीआई खरीदते हैं ना, अब समझोगे यार एपीआई किस बीमारी का नाम है, ऐसे समझ लो हमने कोई आटे की गोली बनाई, हमने उसमें पानी डाला और गोली बनाई, लेकिन जो आटा खरीदा ना हमने, वो चीन से खरीदा। तो गोली बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है ना, जो दवाई में, उसे एपीआई कहा जाता है। वो कहाँ से खरीदते हैं? हम चीन से खरीदते हैं। उसमें आटा मतलब पानी मिलाते, पानी नहीं, एक उदाहरण से बता रहा हूँ, पानी मिलाते, गोली बनाते, हम उसे बेच देते। उसे हम बोलते थे हम जेनरिक दवाई मॉडिफाई कर रहे हैं। लेकिन हम रॉ मटेरियल किससे खरीद रहे हैं? चाइना से खरीद रहे हैं। स्पेशल फर्टिलाइजर किससे खरीद रहे हैं? चाइना से खरीद रहे हैं। भाई जब ज्यादातर निर्भरता चांदी, हम ज्यादातर जो निर्भरता है दुनिया की चीन पे हो जाएगी, तो जो जानकार बताते हैं कि विश्व में आने वाले भविष्य में चाइना वर्ल्ड पावर होगा, और उसमें योगदान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनके ऊपर इन्होंने जो 66 यूनाइटेड नेशन में जो अभी आए हैं ना, इन्होंने जो अपने हिसाब से लोगों को संभालना चालू किया है, इनके ऊपर केस दर्ज होगा कि भाई आपको राइट ही नहीं बनता, आपको फंडामेंटल राइट ही नहीं बनता कि आप एक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होने के नाते आप एक तत्काल बोल दो कि मैं अब इससे बाहर हो जाऊंगा। भाई ये तो बाकायदा वहाँ की जो संसद है ना, उसके बाद उसी के द्वारा नियम लिया गया था कि भाई आप इनके अंदर अपना एक देश का प्रतिनिधित्व करो और अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाओ। आप डायरेक्ट बाहर हो रहे हो, तो उन सबका लीडर कौन? चाइना। और चाइना पैसा दे देगा, पैसे की चाइना के पास कोई कमी नहीं है। भारत भी चाइना को अपना मित्र, देखो क्या है, अमेरिका के ये जो रवैये है ना, ये भारत को चीन के करीब ला रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत को हम अपने घोंचे में लेके चीन से डायरेक्ट टकराना नहीं चाहता अमेरिका। चीन की 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और भारत भारत की तभी 3-4 ट्रिलियन डॉलर की है, अमेरिका की 30 ट्रिलियन डॉलर की है। तो चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो जाहिर सी बात है, वो चाहता है कि तीसरे आदमी को रखा जाए। अपन नहीं रखते, अपन मतलब मैं बॉस हूँ मान लो, ठीक है, मेरे नीचे एक और बॉस है, और उसके नीचे एक और बॉस है, हम 3 बॉस हैं। तो मैं सबसे जो उसके नीचे है उसे रख के मैं बीच वाले को काउंटर करना चाहता हूँ, ताकि वो कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि भारत इन सब चीजों को समझ गया। वो चाहता है कि अब मैं राजा, पूरी दुनिया का राजा मैं, और मैं जैसा बोलूं वैसा करें। ऐसा होता नहीं है। अब इन्होंने एक एड भी बंद कर दी। मैं फिर यूनाइटेड नेशन वाले मामले पे आ रहा हूँ। एड बंद कर दी। एड बंद करने से क्या होता है? एड मतलब मदद। आपने देखा होगा जितने भी भारत के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब अमेरिका के पक्ष में, या जो उनकी कंपनियां हैं, वो स्पॉन्सर भी करती हैं कि भाई ये अमेरिका की फला कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। या जो आपने डीप स्टेट का नाम सुना है, वो डीप स्टेट अल्टीमेटली क्या है?
भाई वेनेजुएला में क्या हो रहा था, वेनेजुएला में हो क्या रहा है, वो कैसे पता चलेगा? अमेरिका कहीं ना कहीं ऐड देता है, ऐड देता है तो वो पैसा राज्य में फैल जाता है डॉलर के माध्यम से या पैसों के माध्यम से, रुपये में कन्वर्ट कर दो या वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट कर दो, और वो अंदर अंदर की इंफॉर्मेशन जो है वो अमेरिका जाती है। आज ईरान के अंदर, ईरान के और अमेरिका के जो मतभेद बढ़े हैं, उनमें अमेरिका तक ये जो वीडियो है ना कि वहाँ इतने लोगों को मार दिया गया, वहाँ पर आगजनी हो गई, वहाँ पर सुसाइड का ऑर्डर दे दिया, ये कैसे जा रही है वहाँ? भाई ये कहीं ना कहीं जो अमेरिका के द्वारा एड मिलती है, कोई कोई ना कोई स्लीपर सेल है जो वहाँ पे सैटेलाइट के द्वारा, मतलब देख रहे, स्टारलिंक की सैटेलाइट ले रखी है और वहाँ की वीडियो कैप्चरिंग करके सैटेलाइट पर अपलोड कर दी और पहुंच गई, क्योंकि ईरान में तो नेट बंद है, तो फिर ये वीडियो लीक कैसे हो रही? और जितनी भी मतलब विश्व का जो मीडिया है वो उसे कवर कर रहा है। विश्व का मीडिया क्यों कवर कर रहा है? जिससे अमेरिका इस चीज को सिद्ध कर सके बाद में हमला करने पे कि जनता के ऊपर हम पर वो हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, इसलिए हमने हमला करा। और वहां के जो रिजा पहलवी हैं, जो इससे पहले प्रिंस हुआ करते थे, उन्होंने जनता को सरकार के ही नहीं और वहां के जो सेना है, पुलिस प्रशासन है, उनके खिलाफ आने के लिए बोल दिया कि आप तो आइए, मैं फिर से ऑर्गेनाइजेशन पे आऊंगा, नहीं तो आप बोलोगे कि किधर से किधर निकल गए, इधर ही आ रहे। तो ये ऐड बंद करी। भाई ऐड अल्टीमेटली क्या है कि जितने भी देश हैं उन देशों के अंदर जो डीप स्टेट का नाम आपने सुना है ना, कि एक अमेरिका की डीप स्टेट काम करती है, जो वर्तमान सरकार होती है उसके विपक्ष में जो सरकार रहती है, मतलब विपक्षी पार्टी रहती है, उनको कहीं ना कहीं वो ऐड मिलती है, मदद, मतलब ऐड का मतलब मदद, ठीक है। तो ऐड बंद कर दी, उससे क्या होगा, तुम्हारा विश्व के अंदर प्रेजेंस कम होगी, पकड़ कम होगी। विश्व में पकड़ कम होगी, तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी। बात समझने की कोशिश कर रहे हो तुम? इधर तुमने जो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हुए हो, इन सब में जो लीडरशिप ले लेगा, चीन ले लेगा। चीन पे पैसे की कमी नहीं है और चीन अपने हिसाब से सबको चलाएगा। और वे जितने देश सभी ऑर्गेनाइजेशनों में, क्योंकि किसी में 120 देश है, किसी में 100 देश है, सभी में सब है। और चीन चाहता ही ये था कि भाई यार देखो, सोलर पैनल कौन बनाता है? चीन बनाता है। और अमेरिका क्या बोलता है कि मैं सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी, कोई एनर्जी एनर्जी को मानता नहीं, मैं तेल बेचूंगा, दुनिया को प्रदूषण फैलाऊंगा, कोई मरे तो मरे, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर कहीं ऐसी स्थिति आएगी तो हम ग्रीनलैंड पर जाकर रह लेंगे। ग्रीनलैंड वाले मुद्दे को मैं डिस्कवर करूंगा। शेयर बाजार के अंदर बिकवाली क्यों हावी हो रही है, वो मैं कल वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में भी। लेकिन अभी ये समझो कि चाइना ने उसका फॉलो कर दिया, ऊपर से अमेरिका का जो स्वामित्व है वो खत्म हो गया। लेकिन दो तीन चीजों सुनी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जहां पे इनकी नाटो की पावर है, वहां से बाहर नहीं हुए अभी। भाई वहां से भी हो जाओ ना, तुम्हें यूएन से बाहर होना तो वहां से भी हो जाओ, पर नहीं हुए। और तो और जहाँ पे जो दुनिया भर के देशों को मदद के रूप में जो इजराइल वगैरह ये देते ना, उससे भी बाहर नहीं हुए, क्योंकि ये फ्रेमवर्क जो है ना वो कृषि से रिलेटेड है। और अगर उससे बाहर हो गए तो अमेरिका अपने कृषि के प्रोडक्ट किसे बेचेगा? मामला बहुत उलझा हुआ है। चीन को इसका, भारत को इसका, और जो एशियन देश है ना उसको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है लंबे समय में। अमेरिका को बाद में, आज से लगभग दो, अगर ये ऐसे ही चलता रहा, ये 3 साल के रहेंगे, 1 साल तो इनका कंप्लीट हो गया, 3 साल के रहेंगे। 3 साल बाद अगर बाइडेन सरकार आई और बाइडेन सरकार ने कहा कि नहीं हम तो फिर से ज्वाइन होंगे, तो क्या चीन के नीचे ये ज्वाइन होंगे, मतलब जूनियर रहेंगे? यार जो चेयरमैन बन गया वो चेयरमैन है, वो 3 साल से चेयरमैन है, तुमने छोड़ दी, फिर दोबारा ज्वाइन कर रहे हो तुम। दूसरी बात, क्या इनको राइट है ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशनों से बाहर हो सकते हैं? और हो सकते हैं तो ये सेनेट से इन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली? भाई सेनेट से बिल पास कराते कि हम सभी ऑर्गेनाइजेशनों से बाहर हो रहे हैं, उसके बाद सेनेट में वोट होती, वोट के माध्यम से आप एक कानून लाते, उसके बाद सबसे बाहर हो जाते। लेकिन आपने बोल दिया मैं बाहर हो रहा हूँ, ये कोई देश चलता है? डिप्लोमेटिक रिश्ते ऐसे ही चलते हैं? मतलब ये अमेरिका को दूरगामी बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। और जहां चीन 20 साल में सुपर पावर बनता, अब वो 15 साल में सुपर पावर बनेगा। सुपर पावर बनने का मतलब क्या है? सुपर पावर बनने का मतलब ये है, पंचायत में मैं सेकंड पे बैठा हूँ और आप जो मेन आदमी था वो मर गया, तो अब जो सेकंड वाला तो फर्स्ट पे आ गया। तो अब जितने भी पंचायत में आदमी है सारा दुख दर्द अपना किसे बताएंगे? मुझे ही तो बताएंगे, मैं फर्स्ट पे आया हूँ। अब उससे क्या होगा? मान लो किसी ने कहा भाई बहुत दिक्कत चल रही देश में यार, बट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी दिक्कत है। ये कभी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब चीजों से कई बार बोल चुके हैं, नहीं मैं नहीं मानता। तो चाइना क्या चाहता है? चाइना ने इनिशियल बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए लगभग लगभग ये मान के चलो एक बेल्ट जोड़ ली,
कि भाई तुम सब लोग जो है चाइना से, क्योंकि चाइना लो कॉस्ट में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, तो चाइना ने जोड़ ली। अभी जितने दो देश हैं, कोई बोलेगा जी हमें लोन चाहिए, चाइना बोलेगा आजा मैं तो बैठा ही हूँ लोन देने के लिए, क्यों दिक्कत मान रहा तू। हाँ भाई तेरे यहाँ रोड आर्ट बन रही, हाँ तो मेरी कंपनी बनवाऊंगी। अभी भारत ने भी जो गलवान घाटी में जो हमारा इनके बीच में चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था, उसके बाद में भारत से इनके जो कंपनियां हैं वो बैन कर दी गई थी। अब प्रधानमंत्री कार्यालयों के पास में वो फाइल है, बैन भी हट सकता है। अरे बोले ठीक है तुम तो आओ काम करो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब चाइना की विश्व में ग्लोबल में प्रेजेंस बढ़ेगी, और ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ेगी तो होगा क्या, चाइना धीरे धीरे उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसाएगा, कौपचे में लेगा, तमराज किले में शक्तिमान वाले स्टाइल में। और फिर क्या होगा, उन देशों की हालत वही होगी जो श्रीलंका की है, जो पाकिस्तान की है। अरे पाकिस्तान तो इतना मतलब तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान किसी को फाइटर जेट बेच सकता है? सऊदी अरब को फाइटर जेट भेज रहा है पाकिस्तान। अरे जो चीन ने पाकिस्तान ने मिलकर बनाए थे वो फाइटर जेट, चीन वाले वो बेच रहा है सऊदी अरब को। क्यों बेच रहा है? क्योंकि सऊदी अरब से पैसा ले रखा है उन्होंने, और ब्याज भी नहीं दे पा रहा, मूल भी नहीं दे पा रहा। बोले एक काम करो फाइटर जेट रख लो, वो चीन के साथ में बनाए थे, अब वो कैसे चलेंगे? हालांकि चीन का माल है तो ऐसा ही, क्योंकि वेनेजुएला वाले दो मतलब पनडुब्बी थी जिन्होंने जाकर अमेरिका का खोबा कर दिया था। अबे दोनों का पता नहीं चला, बम धरे धरे अपनी डुब गए। यार वो वीडियो मतलब थोड़ी सी क्या लंबी हो जाती है। तो अमेरिका को लंबे समय में इसके दूरगामी बहुत कठिन परिणाम भुगतने वाले हैं। अमेरिका की ग्लोबल प्रेजेंस कम हो जाएगी, अमेरिका का जो वर्चस्व है ना, जो वो दबदबा रखता है ना, वो नहीं रखेगा। क्योंकि मैं अब मान लो चीन अगर प्रधान है और चीन को किसी ने बोला है जी हमें 1 लाख करोड़ की जरूरत है, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, चीन का प्रेजेंस बढ़ेगा। अमेरिका ट्रंप के हिसाब से नहीं, जो वहां पर चलाने वाले जो मतलब बड़े बड़े होता क्या है ना, सचिव होते हैं, जैसे मतलब हम प्रधानमंत्री को सब कुछ मानते हैं, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री के जो जो सचिव हैं, गृह सचिव हैं, है ना, वो जो आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, देश उन्हें चलाना पड़ता है। जो आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो यार हल्का है, अगर आपको एक दिन का किसी भी विभाग का काम दे दिया जाए ना, इंटरनली, मैं क्या जो इस मामले को बहुत गहराई से समझाऊं, तो आपकी दिमाग की नस फट जाएगी। अगले दिन आपको एक ना एक साइकोलॉजिस्ट को देखना पड़ेगा, इतना प्रेशर रहता है। आपको क्या लगा अमेरिका ने टैरिफ के लिए बोल दिया हाँ काम खत्म हो गया? नहीं। कल आपने एक बात नोटिस करी, जो जायसवाल थे, रणधीर जायसवाल, जिन्होंने आके ट्रंप टैरिफ के ऊपर जो बयान दिया ना, उनके शब्द देखना आप, बहुत तोल तोल के बोल रहे थे, क्योंकि एक शब्द पूरा खेल पलट देता। अगर किसी ने आकर हमसे कोई शब्द कहा, अच्छा अच्छा, यो भी अच्छा ही है, अच्छा यो भी अच्छा ही, अच्छा और यो भी अच्छा ही, केवल शब्द एक ही अच्छा है, बस तीनों के भाव बदल गए। तो इसीलिए आपको अलग सा लगता है, ऐसा नहीं है। अमेरिका वालों के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। आखिरी कील कैसे ठोक दी? उन्हें लगता है कि देश विश्व की जो राजनीति है उनके हिसाब से चलती है, ऐसा नहीं है। अब आधुनिकता युग है, अब सब देश जो है ना अपने अपने देशों के हित देखते हैं पहले। भारत ने नहीं करी ना उन्हें कॉल, नहीं उनके नए, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। अब क्या कर लिया हमने, इतना सा मुंह रह गया। वो जश्न मना रहे थे, हमने टैरिफ का ऐलान कर दिया। हाँ नुकसान होगा, मैं मानता हूँ कि इससे नुकसान होगा, भारत को अल्टीमेटली नुकसान होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये आप अगर झुक गए तो वो हमेशा झुकाएगा। वो क्या चाहता है, अमेरिका चाहता क्या है भारत से? अमेरिका बिलियन डॉलर के जो फाइटर जेट हैं वो भारत को देना चाहता है। अगर यहाँ झुक गए तो फिर वो बोलेगा, अभी रूस से तेल के बारे में झुक गए आप, फिर वो बोलेगा रूस से आप F-30 सुखोई मत खरीदो, रूस से आप S-400 मत खरीदो। और आपने अगर मतलब सारे डिफेंस प्रोडक्ट अमेरिका से खरीद लिए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिस समय पे आपका युद्ध जैसा कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, उस समय पे वो आपकी टेक्नोलॉजी सामने वाले को शेयर नहीं कर देगा? भाई ये पूरा जो खेल है ना ट्रस्ट का है, वो ट्रस्ट ही मैन होता है। आप देखो जो मिसाइलें होती है ना, उन मिसाइलों के अंदर जब लॉन्च होती है तो कोड होता है, एक सीक्रेट कोड होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप मिसाइल धरी और फुर्ती माचिस लगा दी और उड़ जाएगी ना, सीक्रेट कोड रहता है। अगर वो सीक्रेट कोड बदल दिया तो क्या होगा?
अगर वो सीक्रेट कोड तुमने दिया ही नहीं तो क्या होगा? भाई तमाम बातें रहती है। अभी रूस वाला मामला बिगड़ गया है, मैं कल वीडियो बनाऊंगा। आज क्या वीडियो लंबी हो गई है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। लेकिन अमेरिका ने बहुत बुरा किया है, इन ऑर्गेनाइजेशनों से बाहर हो गए हैं ट्रंप, लेकिन भुगतेगा अमेरिका, ये आप मान के चलो। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।